डियर स्टूडेंट्स, बीए थर्ड सेमेस्टर फिलॉसफी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर अर्थात सोशल फिलॉसफी के बारे में आपके साथ विचार विमर्श करना चाहता हूँ। जब हम समाज दर्शन की बात करते हैं तो प्रकारांतर से यह सामाजिक और राजनीतिक दर्शन के रूप में जाना जाता है। समाज और दर्शन, इन दो शब्दों से मिलकर के समाज दर्शन बनता है, जिसका सीधा सा तात्पर्य है यदि समाज के संबंध में हम दार्शनिक दृष्टिकोण से या बौद्धिक दृष्टिकोण से विमर्श करते हैं या अध्ययन करते हैं या विश्लेषण करते हैं या विवेचन करते हैं तो उसे समाज दर्शन कहा जाता है। समाज क्या है? इसे हम व्यक्तियों की समष्टि के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि बिना व्यक्तियों के समाज के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज का सबसे न्यूनतम जो इकाई है वो व्यक्ति ही है, और समाज में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के समूह बनाते हैं, अनेक प्रकार के संगठन बनाते हैं, अनेक प्रकार की सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करते हैं। उन सामाजिक संस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों की स्थापना की जाती है। समाज के विभिन्न संस्थाओं के पारस्परिक संबंध की विवेचना की जाती है, व्यक्ति और समूह के पारस्परिक संबंध की विवेचना की जाती है। ये सभी समस्याओं का विवेचन समाज दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले यह है कि समाज एक संस्था है, एक समष्टि वाची संस्था है। जैसे राज्य एक राजनीतिक संस्था है, वैसे ही समाज एक सामाजिक संस्था है। हम सामाजिक समस्याओं को राजनीतिक समस्याओं से पृथक करके नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का समाज से भी संबंध है और राज्य से भी संबंध है। हम समाज के भी सदस्य हैं और राज्य के भी सदस्य हैं। और अगर व्यापक अर्थों में लिया जाए, विश्व समाज की बात की जाए, तो प्रत्येक राष्ट्र उस समाज का अंग माना जाएगा। तो समाज और राज्य एक दूसरे के से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, उनको एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो समाज दर्शन के अंतर्गत पहला काम कि हम लोग दार्शनिक दृष्टिकोण या बौद्धिक दृष्टिकोण या आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। हम यहाँ पर मूल्यांकन परक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तभी इसे हम क्रिटिकल व्यू कह सकते हैं। जैसे जब हम समाज की बात करते हैं तो अनेक प्रकार के समाज हो सकते हैं, एक ही समाज में अनेक प्रकार के समाज हो सकते हैं। जैसे अगर आप हिंदू समाज की बात करें तो वहीं पे आर्य समाज भी है, ब्रह्म समाज भी है, अन्य और सामाजिक संस्थाएं भी हैं। तो इस तरीके से समाज दर्शन के अंतर्गत सबसे पहले हम समाज के सर्वांगीण समस्याओं और उसके विभिन्न आयामों के बारे में विचार विमर्श करते हैं। इसी तरीके से जब हम राज्य को भी समाज दर्शन का विषय क्षेत्र मान लेते हैं तो एक संस्था के रूप में राज्य का निर्माण कैसे होता है, राज्य के कौन कौन से अंग हैं, राज्य के कौन कौन से फंक्शंस हैं, उसके कार्य क्या हैं, और किन किन राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से राज्य को संचालित किया जाता है, इन सब का अध्ययन समाज दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज दर्शन के अंतर्गत समाज की स्थापना, राज्य की स्थापना, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों की स्थापना, व्यक्ति और समाज के संबंध, व्यक्ति और राज्य के संबंध, समाज और राज्य के संबंध, एक राज्य और दूसरे राज्य के संबंध की विवेचना निष्पक्ष रूप से बौद्धिक दृष्टिकोण से और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से हम करते हैं।
जैसे अगर माना जाए कि कौन सी सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है, तो कैसे हम इसका उत्तर दे पाएंगे जब तक कि हम विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन न करें। जैसे राज्य अनेक प्रकार के सिद्धांतों द्वारा संचालित किया जाता है। कहीं पर राजतंत्र है, कहीं पर अर्थतंत्र है, कहीं पर प्रजातंत्र है, कहीं पर समाजवाद है, कहीं पर साम्यवाद है, कहीं पर फांसीवाद है। अब प्रश्न अगर पूछा जाए कि इन सभी में से सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था कौन सी है, तो बिना तुलनात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाए हम कैसे निर्णय दे सकते हैं कि यह व्यवस्था सर्वोत्तम है, या प्रजातंत्र सर्वोत्तम है, या समाजवाद सर्वोत्तम है। तो इस तरीके से जब हम समाज और राज्य का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम उन सामाजिक संस्थाओं की स्थापना से जुड़े हुए सिद्धांतों को जानते हैं कि कैसे समाज अस्तित्व में आया, राज्य कैसे अस्तित्व में आया। इसके विभिन्न चरण हैं, अनेक अवस्थाएं हैं, तब जिस रूप में आज हम समाज और राज्य को देख रहे हैं उस रूप में समाज और राज्य को पाते हैं। एक विकास क्रम है जिसका कि अध्ययन आपको करना है। फिर हर एक संस्था को, जैसे उदाहरण के लिए परिवार भी एक संस्था है, विवाह भी एक संस्था है, समुदाय भी एक संस्था है, और भी तमाम प्रकार की संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वैश्विक संस्थाएं हैं। हर एक संस्था को चलाने के लिए कुछ न कुछ नियम होते हैं। यहाँ तक कि विवाह भी कुछ मूल्यों पर स्थापित होता है। कुछ सामाजिक मूल्य हैं, कुछ नैतिक मूल्य हैं। अगर वे मूल्य विघटित हो जाते हैं, उन मूल्यों का क्षरण हो जाता है, तो विवाह विघटित हो जाता है। परिवार भी अनेक मूल्यों पर आधारित होता है। प्रेम है, त्याग है, सहयोग है, सामंजस्य है, समर्पण है, ये सभी मूल्य हैं। अगर इन मूल्यों का क्षरण होता है तो परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। आप अनुभव कर सकते हैं, किसी जमाने में संयुक्त परिवार हुआ करता था, विघटित होकर के पृथक परिवार हो गया, और विघटित होकर के न्यूक्लियर परिवार हो गया, और विघटित होकर के डिंक फैमिली के रूप में विकसित हुआ है, डबल इनकम एंड नो किड्स। तो इस तरह से समय के साथ साथ संस्थाओं में परिवर्तन होता है, और उन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों की स्थापना की जाती है। यदि ये सामाजिक और राजनीतिक मूल्य न रहें तो संस्थाएं अस्तित्व खो देती हैं। संस्थाओं का आगे चल पाना मुश्किल हो जाता है, चाहे छोटी से छोटी संस्था हो या बड़ी से बड़ी संस्था। आप बताइए, यूएनओ की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि विश्व के जितने भी देश हैं उनमें एक अनुशासन स्थापित किया जा सके, उनको संगठित रखा जा सके, कोई आतताई अत्याचारी न होने पाए, इसलिए उसके नियम बनाए गए। तो नियम, कानून, मूल्य, आदर्श, ये सभी समाज दर्शन या दर्शन की किसी भी विधा से संबंधित होते हैं। हम नीति शास्त्र पढ़ते हैं तो नैतिक मूल्य हमारे सामने आ जाते हैं। हम समाज दर्शन पढ़ते हैं तो सामाजिक मूल्य आ जाते हैं। हम राज दर्शन पढ़ते हैं तो राजनीतिक मूल्य हमारे समक्ष आ जाते हैं। तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय या सामाजिक न्याय, ये सभी मूल्य हैं। प्रेम, सहयोग, समर्पण, त्याग, ये सभी सामाजिक मूल्य हैं। सहयोग, सामंजस्य, सहायता एक दूसरे की करना, ये सब मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। तो समाज दर्शन के अंतर्गत सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत परिवार, विवाह, समुदाय, समाज, राज्य जैसी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं। समाज दर्शन के अंतर्गत सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, सोशल और पॉलिटिकल वैल्यूज। राज्य भी अनेक राजनीतिक मूल्यों पर स्थापित होता है। राज्य की स्थापना न्याय की स्थापना के लिए होती है। उसका उद्देश्य होता है स्वतंत्रता प्रदान करना, समानता प्रदान करना, भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, लोगों के व्यक्तित्व का विकास करना। ये तमाम तरह के हमारे पास सामाजिक मूल्य हैं, राजनीतिक मूल्य हैं, जो समाज और राज्य को मजबूत बनाते हैं, सुसंगठित बनाते हैं और उन्हें विकास के क्रम आगे बढ़ाते रहते हैं।
तभी राज्य विकसित होता है, सभी समाज विकसित होता है, और तभी कोई भी संस्था विकसित होती है जब हम उन सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों या नैतिक मूल्यों का पालन करते रहते हैं। जब हम मूल्यों के संक्रमण की बात करते हैं तो कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत मूल्य हैं। सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, ये सब शाश्वत मूल्य हैं। परोपकार, दया, करुणा, सहानुभूति, ये सब हमेशा मूल्यवान रहे हैं। हर युग में, हर परिस्थिति में इनका मूल्य रहा है। सामाजिक राजनीतिक मूल्यों, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के अलावा समाज दर्शन के अंतर्गत हम सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की पद्धतियों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। समाज में भी परिवर्तन होते रहते हैं, राज्य के स्वरूप में परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन क्यों होते हैं और किस तरह से होते हैं, उनका क्या महत्व है, इसका अध्ययन भी समाज दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब भी कोई परिवर्तन होता है तो या तो शांतिपूर्ण साधनों से होता है या हिंसात्मक साधनों से होता है। आप जानते होंगे, मानवता के इतिहास में क्रांतियां भी हुई हैं, युद्ध भी हुए हैं, शांति स्थापित करने के लिए युद्ध किए गए हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, असहयोग आंदोलन चलाया था। तो हमारे पास दो प्रकार के साधन हैं, एक तो शांतिपूर्ण साधन, पीसफुल मीन्स, और एक वायलेंट मीन्स। सत्याग्रह एक शांतिपूर्ण साधन है। इसी तरीके से संवैधानिक तरीकों से परिवर्तन, चाहे वो समाज में आए चाहे राज्य में के स्वरूप में आए, वो भी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसको हम संविधानवाद के नाम से जानते हैं, जहां हम संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं और विधि के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से, शांतिपूर्ण साधनों से हम समाज और राज्य के स्वरूप में अपेक्षित परिवर्तन लाते हैं। जो हम लाना चाहते हैं उस तरह का परिवर्तन हम स्थापित करते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हम विद्रोह के माध्यम से, क्रांतियों के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से भी परिवर्तन लाते हैं, जो वायलेंट मीन्स हैं। तो एक तरफ हमारे पास पीसफुल मीन्स हैं, दूसरी तरफ हमारे पास वायलेंट मीन्स है। तो हमें समाज दर्शन के अंतर्गत इन सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के सिद्धांतों का भी अध्ययन करना है, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों का भी अध्ययन करना है, जिनके माध्यम से राज्य को संचालित किया जाता है, जैसे प्रजातंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, फांसीवाद, नाजीवाद या एकाधिकारवाद। इस तरह के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों का अध्ययन भी समाज दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार इस संक्षिप्त वीडियो में आज मैंने आपको समाज दर्शन क्या है, समाज दर्शन का कार्य क्षेत्र क्या है, उसका स्कोप क्या है, इसके बारे में बताया है। शेष अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद।